My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस क्लास अंडर दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, जो वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति थी या वैदिक काल में जो शिक्षा प्रणाली थी हमारे देश में, उस समय जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर था, जो ऑर्गेनाइजेशन था एजुकेशन का, जो शिक्षा की संरचना था और शिक्षा का जो संगठन था, उसके बारे में आज हम सभी लोग आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम सब लोग स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम सब लोग देखते हैं कि व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन ऑफ वैदिक पीरियड, या शिक्षा की संरचना एवं संगठन वैदिक कालीन समय में कैसी थी। Dear students, first of all, we will start today's class with statement of Dr. A.S. Altekar. प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग शिक्षा की संरचना एवं संगठन वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में कैसे थी उसको देखने के पूर्व सबसे पहले हम लोग डॉक्टर A.S. अल्तेकर साहब का एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि उनका स्टेटमेंट क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर A.S. अल्तेकर साहब ने कहा था कि प्राचीन भारत में संभवतः 400 BC या 400 ईसा पूर्व से पहले प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से डॉक्टर A.S. अल्तेकर साहब ने कहना चाहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी व्यवस्था जो है 400 ईसा पूर्व या 400 BC के पूर्व में या 400 ईसा पूर्व से पहले ऐसी कोई भी संरचना या ऐसी कोई भी व्यवस्था जो है प्राचीन भारत में प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा को लेकर के नहीं थी। और उन्होंने कहा आगे कि उस समय तक बालक का परिवार ही उसकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो फिर विद्यार्थी, इस तरह से डॉक्टर A.S. अल्तेकर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने उनका कहने का आशय यह है कि 400 ईसा पूर्व से पहले प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन के लिए बारे में बात किया जाए तो उसके लिए हमारे देश में जो है कोई भी प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और जब प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन की बात की जाती है तो जो बालक का परिवार होता है वो परिवार ही बालक की शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो बालकों को प्राथमिक शिक्षा जो है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के समय में कहाँ मिलती थी? उसके घर में, उसके परिवार में मिलती थी। और कौन देता था? उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा, माता के द्वारा, पिता के द्वारा या भाई बहनों के द्वारा, जो परिवार के सदस्य जो है शिक्षा दे सकते थे, उन्हीं के द्वारा छात्रों को प्राथमिक शिक्षा घर पर ही मिलती थी। प्रिय विद्यार्थियों, फिर डॉक्टर A.S. अल्तेकर साहब ने आगे इसी प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि उसके पश्चात कुछ ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप में शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया। ध्यान दीजिए कि उन्होंने कहा कि 400 BC तक प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कहाँ पे शिक्षा होती थी?
जो बच्चों की शिक्षा जो होती थी, बालकों की शिक्षा कहाँ होती थी? परिवार पर ही होती थी। तो जो परिवार होता था वही शिक्षा का केंद्र माना जाता है, प्राथमिक शिक्षा का केंद्र परिवार होता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हुए, तो बाद में कुछ ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारे शिक्षा का प्रारंभ है उसमें प्राथमिक शिक्षा घरों पर, परिवार में दी जाती थी, और उसके उपरांत जो है कुछ ब्राह्मणों ने इंटरेस्ट लिया और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया, शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया। ठीक उसी प्रकार से जैसे वर्तमान समय में हम सभी लोग जो है ट्यूशन का जो कार्य होता है उसको देखते हैं कि कुछ लोग जो है अपना व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन देने का कार्य करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये रहा डॉक्टर एस अल्तेकर साहब का स्टेटमेंट, जिसके अकॉर्डिंग जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में वो जो है घर पर ही होती थी, परिवार में ही होती थी, परिवार के सदस्यों के द्वारा ही दिया जाता था। और ऐसा उन्होंने कहा कि 400 BC तक जो है किसी भी प्रकार की जो है कोई भी व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ घर ही था, परिवार ही था जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। और बाद में जो है कुछ ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लिया और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो प्राचीन भारत या वैदिक कालीन शिक्षा है, वैदिक काल की शिक्षा की हम स्तर की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में या वैदिक काल की शिक्षा को हम सभी लोग 2 स्तरों में, 2 लेवल में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला कौन सा प्रिय विद्यार्थियों? द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा। पहला स्तर जो है उस निम्नतम स्तर है जिसको हम लोग प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरा स्तर होगा वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का वो है हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी या प्राचीन भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, इस शिक्षा प्रणाली को हम सभी लोग जो है 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। एक स्तर है प्रिय विद्यार्थियों प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन, और दूसरा स्तर जो है वो क्या है? दूसरा स्तर है उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन का। चलिए अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन की, प्राथमिक शिक्षा की, कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में प्राचीन भारत या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में क्या स्तर था, उसका संरचना कैसी थी, उसका संगठन कैसा था, उसमें प्रवेश कैसे होता था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों प्राइमरी एजुकेशन और प्राथमिक शिक्षा में अगर बात किया जाए तो एक स्टेटमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों, वो स्टेटमेंट है संतोष कुमार दास जी का। और उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के पास उस समय शिक्षा की उपेक्षा करने के कारण थे जो उनके हाथ में नहीं थे। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यह स्टेटमेंट जो है वो संतोष कुमार दास जी का है और किससे रिलेटेड है? प्राइमरी एजुकेशन से। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के पास उस शिक्षा की उपेक्षा करने के कारण थे जो उनके हाथ में नहीं थे। तो अगर संतोष कुमार दास जी की स्टेटमेंट को हम लोग देखें तो उनके अनुसार ब्राह्मणों ने प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की थी, क्योंकि जो प्राइमरी शिक्षा थी वो कहाँ पे दी जाती थी? वो परिवार में, घर के सदस्यों के द्वारा घर पर या परिवार पर ही दी जाती थी और उसमें ब्राह्मणों का बहुत अधिक योगदान नहीं होता था। इसलिए संतोष कुमार दास जी के अनुसार ब्राह्मणों ने प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की थी। अगर इंग्लिश में देखें प्रिय विद्यार्थियों इसी स्टेटमेंट को, तो उन्होंने कहा कि द ब्राह्मण्स मे हैव हैड रीजंस फॉर विशिंग टू इग्नोर एनी फॉर्म ऑफ एजुकेशन व्हिच हैज नॉट इन देयर हैंड। प्रिय विद्यार्थी, जो स्टेटमेंट है वो संतोष कुमार दास जी का है और कहाँ से लिया गया? द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द एंशिएंट हिंदूज, जो इनका लेख है उसमें जो पेज नंबर 38 पर यह उन्होंने लिखा है कि द ब्राह्मण्स में हैव हैड रीजंस फॉर विशिंग टू इग्नोर एनी फॉर्म ऑफ एजुकेशन व्हिच हैज नॉट इन देयर हैंड। अर्थात ब्राह्मणों के है में या ब्राह्मणों के हाथ में जो शिक्षा प्रणाली नहीं थी उस शिक्षा प्रणाली का उन लोगों ने उपेक्षा किया था, उन लोगों ने उसको इग्नोर किया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि ठीक है ब्राह्मणों ने जो है प्राथमिक शिक्षा को इग्नोर किया था क्योंकि उनके हाथ में नहीं था, उसमें उनका योगदान नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था कि प्राथमिक शिक्षा नहीं होती थी, जैसा हमने प्रारंभ में ही आपसे चर्चा किया कि जो प्राइमरी एजुकेशन होता था वो
परिवार में दिया जाता था, परिवार के सदस्यों के द्वारा दिया जाता था। और यदि हम लोग प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, उसकी चर्चा की बात करते हैं, तो ब्राह्मणों की उपेक्षा के बावजूद भी ऋग्वेद में यदि देखा जाए तो ऋग्वेद में जो है यत्र तत्र प्राथमिक शिक्षा के संकेत मिलते हैं। तो भले से ब्राह्मणों ने उपेक्षा की, लेकिन ऋग्वेद में जो है प्राइमरी एजुकेशन के बारे में हमें आपको देखने को मिल जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के बारे में हम ऋग्वेद में देख सकते हैं। अब बात आती है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, उसका प्रवेश कैसे होता था, अर्थात प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ कैसे होता था प्रिय विद्यार्थियों। तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में या प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश कैसे होता था, प्रारंभ कैसे होता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब प्राचीन भारत या वैदिक कालीन भारत की हम लोग बात करते हैं, तो हमने प्रारंभ में ही आपसे बताया कि प्राचीन भारत में जो प्राथमिक शिक्षा होती तो कहाँ पर दी जाती थी, घर पर दी जाती थी, परिवार में दी जाती थी। और अब जो बात आती है कि प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कब होती है, तो प्राथमिक शिक्षा प्रिय विद्यार्थियों लगभग 5 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। और प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभ होने के लिए एक संस्कार होता था जिसको हम लोग विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये विद्यारंभ संस्कार जो है, इस विद्यारंभ संस्कार के द्वारा लगभग 5 वर्ष की आयु में बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा जो है घर पर प्रारंभ हो जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो प्राइमरी एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा जो है विद्यारंभ संस्कार के द्वारा प्रारंभ होती थी और 5 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती थी। प्रिय विद्यार्थियों, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो विद्यारंभ संस्कार था प्राचीन काल में या वैदिक काल में सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य था। सभी जातियों या हम कह सकते हैं कि सभी वर्णों के बालकों के लिए विद्यारंभ संस्कार जो था वो अनिवार्य था। तो इस तरह से यहाँ पे एक इंडिकेशन मिलता है, वह क्या है कि जो प्राथमिक शिक्षा होती थी उस प्राथमिक शिक्षा के द्वार सभी लोगों के लिए खुले हुए थे। ध्यान दीजिए, प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा के द्वार सभी लोगों के लिए खुले हुए थे। क्यों खुले हुए थे? क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा होती थी वो कहाँ पर दी जाती थी? घर पर, परिवार में दी जाती थी और परिवार के सदस्यों के द्वारा दी जाती थी। माता के द्वारा, पिता के द्वारा या भाई बहन के द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए होती थी। विद्यारंभ संस्कार सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य होता था। अब विद्यार्थियों, विद्यारंभ संस्कार क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो विद्यारंभ संस्कार वह संस्कार होता है जिसके द्वारा बालक का जो है जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, जो प्राथमिक शिक्षा का, वो प्रारंभ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो विद्यारंभ संस्कार होता है वो परिवार के कुल पुरोहित के द्वारा कराया जाता है। परिवार के कुल पुरोहित के द्वारा विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। और परिवार के कुल पुरोहित जो होते हैं विद्यारंभ संस्कार के अंतर्गत जो है सबसे पहले बच्चों को स्नान कराया जाता है, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और बच्चे को या स्टूडेंट को, छात्र को जो है कुल पुरोहित के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विद्यारंभ संस्कार में छात्र को या बालक को सबसे पहले स्नान करा करके उसको नए वस्त्र पहना करके कुल पुरोहित, जो परिवार के कुल पुरोहित होते थे, उनके सामने प्रस्तुत किया जाता था। और फिर कुल पुरोहित क्या करते थे कि एक नया वस्त्र बिछाते थे और एक नया वस्त्र बिछा करके उस पर कुछ चावल डालते थे। चावल को हाथ से फैलाते थे प्रिय विद्यार्थियों, और उस चावल को हाथ से फैलाने के उपरांत वे क्या करते थे कि कुछ वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। क्या करते थे प्रिय विद्यार्थियों? कुल पुरोहित जब वस्त्र बिछा करके उस पर कुछ चावल फैला लेते थे, डाल लेते थे, तो वे कुछ वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे और वेद मंत्रों का के द्वारा देवताओं की आराधना करते हुए जो पुरोहित होते थे वे बच्चों की उंगली पकड़ करके उसके द्वारा जो चावल बिछे हुए होते हैं विद्यार्थियों, उस बिछे हुए चावल पे छात्रों से या बच्चों से कुछ लिखवाते थे, वर्णमाला के कुछ अक्षर बनवाते थे और कुछ अक्षर बनवा करके उसे आशीर्वाद देते थे। पुरोहित जो होते थे वे बालक को आशीर्वाद देते थे। और इस तरह से हम लोग देखें तो जो विद्यारंभ संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार के द्वारा बालकों का, छात्रों का या बच्चों का जो
नियमित शिक्षा होता था, जो रेगुलर एजुकेशन होती थी प्राथमिक शिक्षा की, वो प्रारंभ हो जाती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से देखा जाए तो विद्यारंभ संस्कार जो है परिवार के कुल पुरोहित के द्वारा कराया जाता था, और परिवार के कुल पुरोहित जब विद्यारंभ संस्कार करा देते थे तब से जो है बालक का जो है प्राइमरी एजुकेशन नियमित रूप से प्रारंभ हो जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, अब प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन जो है देता कौन था, तो हमने पहले भी आपसे चर्चा किया कि चूंकि जो है यह प्राइमरी एजुकेशन घर पर ही होता था, तो परिवार के सदस्यों के द्वारा ही जो है छात्रों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य जो हैं छात्रों को वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, वैदिक मंत्रों का अभ्यास करना, वैदिक मंत्रों पर अभ्यास करवाते थे। छात्रों को शब्द ज्ञान अर्थात शब्दों का ज्ञान, उनको पढ़ना लिखना, भाषा साहित्य, इन सब के बारे में छात्रों को सिखाने का प्रयास परिवार के सदस्यों या माता पिता के द्वारा होता था। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ही छात्रों को प्रारंभिक व्याकरण और साधारण गणित की प्रारंभिक शिक्षा भी दी जाती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हम लोग देखें तो माता पिता या परिवार के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सबसे पहले वैदिक मंत्रों के उच्चारण या उसके अभ्यास की बात जो है सिखाई जाती थी बच्चों को। छात्रों को शब्द ज्ञान कराया जाता था, छात्रों को पढ़ने लिखने की योग्यता विकसित की जाती थी, उनको भाषा साहित्य और प्रारंभिक व्याकरण का ज्ञान कराया जाता था, और साधारण गणित की प्रारंभिक शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा दिया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग शिक्षा की अवधि की बात करें तो जो प्राथमिक शिक्षा की अवधि, प्रारंभिक शिक्षा की अवधि, उसके बारे में डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर साहब ने कहा था कि जो शिक्षा की अवधि थी वो होती थी 6 साल। तो नॉर्मली जो है 6 साल जो है शिक्षा की अवधि जो है डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर के साहब होती थी। प्रिय विद्यार्थियों, जो एक गृह शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा होती थी, इसके बारे में यह कहा जाता है कि जो विभिन्न वर्णों के लिए जो है गृह शिक्षा की अवधि अलग अलग होती थी। प्रिय विद्यार्थियों, यदि गृह शिक्षा की अवधि की हम लोग बात करें तो जो वर्ण के क्रम है उन वर्ण के क्रम के अनुसार 8 साल, 11 साल, 12 साल की अवस्था तक प्रारंभिक शिक्षा या गृह शिक्षा चलती थी। प्रिय विद्यार्थियों, जो गृह शिक्षा होती थी वो जो है 8 साल जो है किसके लिए, ब्राह्मण के लिए हुआ करती थी। ब्राह्मण की प्रारंभिक शिक्षा 8 वर्ष तक चलती थी। 11 वर्ष तक जो है क्षत्रिय की जो है प्रारंभिक शिक्षा चलती थी या गृह शिक्षा चलती थी, और 12 वर्ष की अवस्था तक जो है वो जो वैश्य होते थे उनकी प्रारंभिक शिक्षा चलती थी, और इसके उपरांत छात्रों को का प्रवेश जो है हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा में हो जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो गृह शिक्षा की अवधि है वो जो 3 वर्ण है, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए इसकी अवधि अलग अलग है। ब्राह्मण 8 वर्ष तक की आयु तक, क्षत्रिय 11 वर्ष की आयु तक, और जो वैश्य होते थे वो 12 वर्ष की आयु तक जो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करते थे, और उसके उपरांत उनका प्रवेश कहाँ होता था प्रिय विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन में उनका प्रवेश हो जाता था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस तरह से देखा जाए तो प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो अगला स्तर हो क्या है, हायर एजुकेशन है या उच्च शिक्षा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में चर्चा किया कि जो प्राचीन काल में जो प्राथमिक शिक्षा होती थी उसका जो है वो छात्रों को उनके परिवार पर के द्वारा ही प्रदान किया जाता था, उनके घरों पर ही प्रदान किया जाता था। लेकिन उच्च शिक्षा की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कुछ अलग है। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक प्रगति के साथ साथ शिक्षा के विषयों की संख्या में वृद्धि हुई। जैसे जैसे प्रिय विद्यार्थियों डेवलपमेंट होता गया, प्रगति होता गया, तो प्रगति के साथ साथ क्या होते गए, एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स होते थे, जो शिक्षा के विषय होते थे, उनमें धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, और फिर धीरे धीरे यह महसूस किया जाने लगा, यह आवश्यकता दिखाई देने लगी, यह आवश्यकता महसूस हुआ कि कुछ पृथक शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता है जहां पर छात्रों को हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा दिया जा सके। सिर्फ और सिर्फ जो है गृह शिक्षा से काम चलने वाला नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब पृथक शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और शिक्षा के विषयों में जो विकास होने लगा, नए नए विषय आने लगे, तो शिक्षा के विषयों में की संख्या में वृद्धि होने के कारण
और पृथक शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता महसूस होने के कारण धीरे धीरे कुछ विशिष्ट विद्यालय स्थापित होने प्रारंभ हो गए। और जैसे इन विशिष्ट विद्यालयों में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जिसको हम लोग गुरुकुल कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना प्रारंभ हुई उच्च शिक्षा के लिए। उसका एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है वो क्या है? गुरुकुल। गुरुकुल जैसे शिक्षा संस्थान जो है उच्च शिक्षा के लिए प्रारंभ होने लगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग देखा जाए तो जैसे कि प्राथमिक शिक्षा का जो प्रारंभ होता है वो किसी एक संस्कार के द्वारा होता है, तो उसी तरह उच्च शिक्षा का प्रारंभ भी एक संस्कार के द्वारा होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा का प्रारंभ एक संस्कार के द्वारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उपनयन संस्कार। तो ध्यान दीजिए, वैदिक काल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ 3 वर्णों को होता था। जैसा हम लोगों ने देखा कि प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन जो है के द्वार सबके लिए खुले थे। विद्यारंभ संस्कार जो होता था वो सबका होता था, चाहे किसी भी जाति या किसी भी वर्ण का हो। लेकिन जब हम लोग उच्च शिक्षा की बात करते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो हायर एजुकेशन में देखेंगे कि हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, सिर्फ इन्हीं तीनों वर्णों का था। शूद्रों के लिए हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब शूद्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी तो सिर्फ जो उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार से प्राय क्या है कि औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ। जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उस हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा का जो औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से जो प्रारंभ होता है वो होता है उपनयन संस्कार के द्वारा। तो ध्यान दीजिए कि उपनयन संस्कार किसके किसके लिए होता है? उपनयन संस्कार जो है केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए होता था। प्रिय विद्यार्थियों, उपनयन संस्कार के द्वारा ही जो छात्र होते थे, बालक होते थे, उनका जो है हायर एजुकेशन में या उच्च शिक्षा का औपचारिक रूप से उसमें प्रवेश होता था, औपचारिक रूप से उसमें प्रारंभ हो जाता था छात्रों का हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा। जो उपनयन शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, उपनयन शब्द का अर्थ होता है पास ले जाना। तो ध्यान दीजिए, जो उपनयन शब्द है इसका क्या अर्थ है? पास ले जाना। और यहां पर उपनयन संस्कार के अंतर्गत पास ले जाने से प्राय है गुरु के पास ले जाना, जिससे कि छात्रों का शिक्षा प्रारंभ हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार से प्राय है औपचारिक शिक्षा है तो गुरु के पास ले जाना। और जो उपनयन संस्कार होता था तो उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जो बालक होते थे उनका संस्कार कराया जाता था, उनको जनेऊ धारण कराया जाता था। और ये कहा जाता था कि ऐसे छात्र, ऐसे बालक जिनका उपनयन संस्कार होता है वो उपनयन संस्कार के समय उनका दूसरा जन्म होता है, सेकंड बर्थ होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेकंड बर्थ या दूसरा जन्म का कंसेप्ट है। दूसरा जन्म कौन सा है? एक तो वो जन्म होता है प्रिय विद्यार्थियों जिसको कि हमारे माता पिता के द्वारा दिया जाता है। माता पिता ने जो जन्म दिया उसको हम लोग शारीरिक जन्म कह सकते हैं। और जो दूसरा जन्म है जिसको हम लोग उपनयन संस्कार की बात कर रहे हैं, तो उपनयन संस्कार के द्वारा जो दूसरा जन्म होता है वो क्या है? आध्यात्मिक जन्म होता है। तो सेकंड बर्थ क्या है प्रिय विद्यार्थियों? सेकंड बर्थ को हम लोग आध्यात्मिक जन्म कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला जन्म जिसको हम लोग शारीरिक जन्म कहते हैं, तो शारीरिक जन्म हमारे माता पिता के द्वारा हमको दिया जाता है। जो दूसरा जन्म है प्रिय विद्यार्थियों वो कौन सा है? वो उपनयन संस्कार के उपरांत हम लोगों का एक आध्यात्मिक जन्म होता है। और आध्यात्मिक जन्म के उपरांत हम कहते हैं कि बालक का या छात्र का दूसरा जन्म हुआ है। और उस दूसरे जन्म में जो गायत्री होती हैं उनको माता माना जाता है, जो आचार्य होते हैं उन्हें पिता कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से माँ सरस्वती या विद्या की देवी जो है वो जो है क्या हो जाती हैं? उपनयन संस्कार के उपरांत माता हो जाती हैं। जो गुरु होते हैं हमारे वे क्या हो जाते हैं? गुरु को या आचार्य को जो है पिता माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से बालक का उपनयन संस्कार के उपरांत दूसरा जन्म होता है। और दूसरा जन्म जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के जो बालक होते थे, इन तीनों वर्णों के बालकों का उपनयन संस्कार होता था। इसलिए इन तीनों वर्णों के बालकों को द्विज कहा जाता था। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, इन तीनों वर्णों के बालकों को क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं।
तो द्विज जो होता है वो क्या है? द्विज का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति जिनका 2 बार जन्म हुआ हो। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो होते थे वे द्विज कहलाते थे, और द्विज शब्द का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। तो इस तरह से जो द्विज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। प्रिय विद्यार्थियों, उस समय जो है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में द्विज या फिर उपनयन संस्कार जो है वो सभी लोगों के लिए अनिवार्य था। किसके लिए? सभी लोगों से प्राय है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के सभी बच्चों के लिए, सभी बालकों के लिए अनिवार्य था। शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार की कोई भी व्यवस्था नहीं होती थी। और उस समय जो है ऐसे छात्र, ऐसे बालक जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण से हैं और वे उपनयन संस्कार नहीं कराते हैं, अर्थात वे अपना शिक्षा दीक्षा का कार्य नहीं कराते हैं, तो उनको उपेक्षा की निगाह से भी देखा जाता था। चलो दोस्तों, उपनयन संस्कार की हम लोग बात कर लेते हैं। तो उपनयन संस्कार जो होता है इसमें जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें आप देखेंगे कि वर्ण के अनुसार जो 3 वर्ण हैं जिनके लिए उपनयन संस्कार की व्यवस्था की गई है, इन तीनों वर्णों के अनुसार जो है इनके जो प्रवेश की न्यूनतम आयु होती थी वो भी अलग होती थी। प्रवेश के लिए जो टाइमिंग होता था, जो समय होता था, जो रीत निर्धारित की गई थी वो भी अलग होता था। और प्रवेश के लिए जो अधिकतम आयु की सीमा होती थी विद्यार्थियों, वो भी तीनों वर्णों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई थी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में। तो प्रिय विद्यार्थी, देख लेते हैं कि क्या समय है। यदि प्रवेश की न्यूनतम आयु की हम लोग बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो प्रवेश की न्यूनतम आयु जो है, यदि ब्राह्मण छात्र की बात करेंगे तो 8 ईयर्स होता है, क्षत्रिय के लिए 11 साल और वैश्य के लिए 12 साल। अर्थात उपनयन संस्कार या उच्च शिक्षा में प्रवेश जो होगा वो ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण वर्ण का बालक है, तो उसका प्रवेश जो है या उसका उपनयन संस्कार जो है वो 8 वर्ष की आयु में हो सकता है। क्षत्रिय बालक है तो उसका उपनयन संस्कार जो है 11 वर्ष की आयु में हो सकता है, और वैश्य बालक है तो उसका उपनयन संस्कार 12 वर्ष की आयु में हो सकता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों प्रमुख विशेषताएं हम लोगों ने देखा कि जो उपनयन संस्कार की जो न्यूनतम प्रवेश की आयु है वो तीनों वर्णों के लिए अलग अलग है। इसी तरह यदि हम लोग टाइमिंग की बात करते हैं, एडमिशन टाइमिंग या प्रवेश टाइमिंग या उपनयन संस्कार का जो समय होता है, तो ब्राह्मण के लिए बात किया जाता है तो ब्राह्मण के लिए वसंत ऋतु रखा गया है, जबकि क्षत्रिय के लिए प्रिय विद्यार्थियों ग्रीष्म ऋतु रखा गया है, और जो वैश्य होते हैं उनके लिए शरद ऋतु में जो है उपनयन संस्कार का प्रावधान वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में किया गया था। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से जो टाइमिंग है वो भी तीनों वर्णों के लिए अलग अलग है। और इसी तरह से जब हम लोग प्रवेश की अधिकतम आयु की बात करेंगे तो प्रवेश की अधिकतम आयु भी जो है वो तीनों वर्णों के लिए अलग अलग है। ब्राह्मण की बात की जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो ब्राह्मण के लिए जो प्रवेश की अधिकतम आयु थी वो क्या थी? 16 ईयर्स। क्षत्रिय के लिए 22 ईयर्स और वैश्य के लिए 24 ईयर्स की आयु जो है निर्धारित की गई थी कि यह अधिकतम आयु हो सकती है छात्रों के प्रवेश की उच्च शिक्षा में, अर्थात उपनयन संस्कार की। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में हायर एजुकेशन के लिए जो उपनयन संस्कार अनिवार्य था, इस उपनयन संस्कार की अपनी प्रमुख विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के बालकों के लिए प्रवेश की न्यूनतम आयु भी अलग अलग है, प्रवेश की जो टाइमिंग है, ऋतु, वो भी अलग अलग है, और प्रवेश की अधिकतम आयु की जो सीमा है, कट ऑफ है, वो भी अलग अलग है। यदि हम लोग बात करें विद्यार्थियों ब्राह्मण के लिए प्रवेश की न्यूनतम आयु की, तो ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 ईयर्स है। यदि हम लोग टाइमिंग की बात करें, ऋतु की बात करें, सीजन की बात करें, तो ब्राह्मण का जो एडमिशन होता था, उपनयन संस्कार होता तो वसंत ऋतु में होता था, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का शरद ऋतु में। और प्रवेश की अधिकतम आयु को भी देखा जाए तो वहां पर भी वेरिएशंस हैं। ब्राह्मण के लिए जो अधिकतम आयु निर्धारित थी 16 वर्ष थी, क्षत्रिय के लिए जो थी वो 22 वर्ष थी, और वैश्य के लिए जो उपनयन संस्कार की अधिकतम आयु निर्धारित हो क्या थी? 24 वर्ष रखी गई थी। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, ये तो रहा उपनयन संस्कार। और यदि हम लोग अध्ययन अवधि की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कोर्स चलाए जाते थे उच्च शिक्षा के लिए, तो उसके ड्यूरेशन की बात करें तो जो ड्यूरेशन होता था प्रिय विद्यार्थियों, जो छात्र साहित्य तथा धर्मशास्त्र की शिक्षा ग्रहण करते थे उनके लिए जो अध्ययन अवधि होती थी वो 10 वर्ष की होती थी। यदि कोई बालक एक वेद की शिक्षा ग्रहण करता था तो उसके लिए जो है अध्ययन की जो अवधि हुआ करती थी वो 12 वर्ष की
हुआ करती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा में ड्यूरेशन है, टाइमिंग है एजुकेशन का या अध्ययन की अवधि जो है वो साहित्य धर्मशास्त्र की शिक्षा लेने वालों के लिए 10 साल निर्धारित की गई थी और किसी एक वेद की शिक्षा लेने वालों के लिए 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ छात्र ऐसे होते थे जो आजीवन अपना अध्ययन करते थे, आजीवन जो है वो गुरुकुल में रह करके अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते थे। लेकिन जो लोग सिर्फ एक वेद की शिक्षा लेना चाहते थे उनके लिए 12 वर्ष की आयु निर्धारित है और 12 वर्ष की अवधि होती थी शिक्षा लेने की। और जो लोग साहित्य धर्मशास्त्र की शिक्षा लेना चाहते थे उनके लिए जो अध्ययन अवधि थी वो 10 ईयर्स की थी। तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इस तरह से विद्यार्थियों जो हम लोगों ने आज की क्लास में इस कक्षा के अंतर्गत हम सभी लोगों ने शिक्षा की संरचना और संगठन के अंतर्गत सबसे पहले जो प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा है उसके बारे में चर्चा किया कि प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ, प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सी संस्था है। उसमें हम लोगों ने देखा कि जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो घर पर ही होती थी, घर के सदस्यों के द्वारा, माता पिता और परिवार के सदस्यों के द्वारा दिया जाता था। प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ एक संस्कार के द्वारा होता था जिसको हम लोग विद्यारंभ संस्कार कहते हैं, जो लगभग 5 वर्ष की आयु में जो है कुल पुरोहित के द्वारा कराया जाता था। और शिक्षा की अवधि सामान्यतः 6 वर्ष की होती थी और गृह शिक्षा जो वर्ण के क्रम अनुसार 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष की अवस्था तक चलती थी। और उसके उपरांत हम लोगों ने प्रिय विद्यार्थियों देखा कि जो उच्च शिक्षा है, जो सेकेंड लेवल ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा है। और उच्च शिक्षा में हम लोगों ने देखा कि उच्च शिक्षा के लिए विशिष्ट प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें हम लोगों ने गुरुकुल की बात की कि गुरुकुल की स्थापना की गई। और प्रिय विद्यार्थियों, जो गुरुकुल है वहां पे जो गुरुकुल की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कांगड़ी, हरिद्वार तथा विश्व भारती जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों पर उसकी एक झलक देख सकते हैं। उसके उपरांत विद्यार्थियों हम लोगों ने चर्चा किया कि जो हायर एजुकेशन है या उच्च शिक्षा है उसमें प्रवेश कैसे होता है। तो उसमें प्रवेश एक संस्कार के द्वारा होता है जिसको हम लोग उपनयन संस्कार कहते हैं। तो उच्च शिक्षा का औपचारिक रूप से प्रारंभ उपनयन संस्कार के द्वारा होता है, परंतु जो उपनयन संस्कार है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के बालकों के लिए ही होता था। शूद्रों के लिए उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था या फिर उपनयन संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। और इसके उपरांत हम लोगों ने देख लिया कि उपनयन संस्कार जिन छात्रों को मिलता था उन छात्रों को द्विज कहते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ऐसे छात्रों, ऐसे बालकों का 2 बार जन्म होता है। और इसके उपरांत हम लोगों ने उपनयन संस्कार के लिए हम लोगों ने देख लिया कि तीनों वर्णों के लिए प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या होती है, किस ऋतु में प्रवेश होता है, प्रवेश की अधिकतम आयु क्या होती है, और अंत में हम लोगों ने अध्ययन अवधि के बारे में चर्चा की है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार होगा प्रिय विद्यार्थियों, बेल का आइकन बना है, तो लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशंस, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थी, इसलिए आप बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। साथ ही आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स को यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का हम प्रयास करेंगे। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।